तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, अभी आप लोगों ने पिछली क्लास में यानी कि इससे चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था। ठीक है, 11 पढ़ लिया था। अब ये हमारा जिसके ऑप्टिक्स का दूसरा चैप्टर है, यानी कि जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक हाइगेंस ने कुछ कहा था। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति के बारे में उन्होंने क्या कहा था? प्रकाश की प्रकृति। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले क्या कहा गया था? प्रकाश की प्रकृति में सबसे पहले यानी कि भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे हमारे इसके सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। जैसे न्यूटन ने कलिका का सिद्धांत दिया था। तो वैज्ञानिक प्रकाश की प्रकृति की जारी के उसूल में सर्वप्रथम न्यूटन ने एक कलिका का सिद्धांत दिया था, जिसे कलिकावाद सिद्धांत कहा गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भारहीन अदृश्य एक प्रकाश पुंज यानी कि कणों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें कलिकाएं कहते हैं। ये कलिकाएं जिसके प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं। तो यह माना गया था कि विभिन्न रंग की कलिकाओं के आकार के कारण, इसके विभिन्न आकारों के होने के कारण परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण का वर्णन किया गया था। यानी कि न्यूटन के कलिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और यानी कि ऋजु रेखीय संचरण एक सरल रेखा में गति को यानी कि व्याख्या की गई। परंतु प्रकाश के कलिकावाद सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। इसलिए न्यूटन के कलिकावाद का सिद्धांत अमान्य हो गया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर इसके बाद में आए थे इन्होंने हाइगेंस ने इन्होंने कहा था, इन्होंने इस सिद्धांत में कहा था कि प्रकाश कणों के नहीं बल्कि एक तरंग रूप के रूप में संचरित होता है। प्रकाश एक तरंग रूप के तरंगों के रूप में संचरित होता है। इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, लेंस सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण आदि का इन्होंने हमारे किसके सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। परंतु इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रकाश को ध्वनि तरंगों के समान यांत्रिक तरंगे माना था। और हाइगेंस ने यह भी बताया था कि प्रकाश तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य मानी थी। इन्होंने माना था अनुदैर्ध्य होती हैं। परंतु फिर फ्रेडल ने कहा नहीं, ये अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, सिद्धांत पर माध्यम की और इन्होंने ये भी कहा कि यांत्रिक तरंगों को समान माना था। तो इन्होंने कहा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी। ईथर माध्यम पूर्णतः प्रत्यास्थ, संदर्शी एवं सर्वव्यापी होता है। हाइगेंस ने यह माना गया था कि जब किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ एक नए हाइगेंस ने यह भी कहा था कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो वह पृष्ठ एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, जिससे हमारी किसी कलिकाएं यानी तरंगें संचरित होने लगती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं हमारी जो है यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो है वह प्राथमिक तरंगों के वेग से संचरित होती है और यह तरंगाग्र के रूप में भी संचरित होती है। फिर इसके बाद में इनका वाला जो सिद्धांत था, इसके आधार पर उन्होंने
कि इस सिद्धांत को प्रकाश की प्रकृति के अंतिम सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसके आधार पर प्रकाश के ध्रुवणता की व्याख्या यानी कि प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। फिर उसके बाद में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत भी दिया था और आइंस्टीन ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद में हमारे किसके नहीं क्वांटम का सिद्धांत दिया था। उसके बाद फिर वैज्ञानिक डी ब्रोगली आए थे। इन्होंने कहा था प्रकाश की प्रकृति जो है वो द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश जो है वो तरंगों तथा कणों के रूप में संचरित होता है। तरंगों तथा किसके तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो ठीक है, तो जिसके आधार पर हमारे किसके यानी कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि सबकी व्याख्या की गई और इसके साथ ही कांतर प्रभाव तथा गमन प्रभाव की व्याख्या की गई। तो अब इसमें हम लिख लेंगे सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति में सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम से लिखेंगे सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रकाश का कलिकावाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का एक पुंज है जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का एक पुंज है जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश के विभिन्न रंग कणिकाओं के विभिन्न आकारों के होते हैं। इस सिद्धांत से परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय संचरण की क्रिया का वर्णन किया गया, परंतु व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसलिए बाद में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके वैज्ञानिक हाइगेंस ने किसी माध्यम में प्रकाश के संचरण के लिए एक
तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें प्रकाश यांत्रिक तरंगों के समान चलता है। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य मानी थी, परंतु बाद में फ्रेनेल ने यह सिद्ध किया कि ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन के समय सभी तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु प्रकाश सूर्य एवं तारों से निर्वात में होकर भी पृथ्वी तक पहुंचता है। इसलिए हाइगेंस ने तरंगों के संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। जो ईथर माध्यम पूर्णतया प्रत्यास्थ, संदेशित तथा सर्वव्यापी माना गया था। हाइगेंस ने यह माना था कि प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो वह पृष्ठ एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है। जिससे चलने वाली तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यह प्राथमिक तरंगों के वेग से संचरित होती हैं। साथ ही यह तरंगाग्र के रूप में भी संचरित होती हैं। हाइगेंस के इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के ध्रुवणता की
व्याख्या नहीं की जा सकी। इसलिए इसे अंतिम सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार नहीं किया गया। पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे। अंत में वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। उनका निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित था कि प्रकृति सममिति चाहती है। हमारा ब्रह्मांड द्रव्य तथा विकिरणों का बना है। यदि विकिरण किसी कण के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है, द्रव्य कण भी विकिरणों के समान व्यवहार कर सकते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान द्रव्य कण के साथ किसी गतिमान द्रव्य कण के साथ सदैव तरंग संबंधित होती है। अतः प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। तो अपने लिखिए बात आता है, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रकाश की प्रकृति हो गया। प्रकाश की प्रकृति के बाद में अब हम लोग पढ़ते हैं तरंगाग्र। देखिए किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तरंगाग्र। तो देखिए तरंगाग्र क्या होता है। जब किसी माध्यम में तरंग संचरित करते हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जब किसी माध्यम में तरंग संचरित करते हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो देखिए अभी क्या बताया कि जब किसी माध्यम में तरंग संचरित करते हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत की आवृत्ति के आधार पर तरंगाग्र सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कि आवृत्ति के आधार आकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है आपका समतल तरंगाग्र, दूसरा होता है आपका गोलीय तरंगाग्र, तीसरा हो गया बेलनाकार तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र के लिए प्रकाश स्रोत बहुत दूर अर्थात अनंत पर स्थित होना चाहिए। अनंत पर स्थित होता है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें लगभग हमारी इसकी समांतर हो जाती हैं, जिसके कारण उसके द्वारा निर्मित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणों से निर्मित पृष्ठ गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। किसी रेखीय प्रकाश स्रोत से चलने वाला तरंगाग्र आपका कौन सा कहलाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तो सबसे पहले निकालेंगे आप तरंगाग्र और तरंगाग्र की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखिए इसमें, जब किसी माध्यम से तरंग संचलित होती है, जब किसी माध्यम में तरंग संचलित होती है, जब किसी माध्यम में तरंग संचलित होती है, तो माध्यम के कण समय के साथ कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कण समय के साथ कंपन करने लगते हैं। समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। फिर नई लाइन से लिख लेना, प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका आ जाएगा समतल तरंगाग्र, नंबर 2 आपका आ जाएगा गोलीय तरंगाग्र, अब फिर तीसरा आ जाएगा बेलनाकार तरंगाग्र। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप समतल तरंगाग्र। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग नंबर 1 समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र इसमें बिंदु प्रकाश स्रोत बहुत दूर स्थित होता है। अर्थात तरंग स्रोत से चलने वाली प्रकाश तरंगें समांतर होती हैं। इसमें बने तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब इसके बाद में आप अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख लीजिएगा। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख लीजिएगा। बहुत दूर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के समान कला
करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरी हेडिंग डाल लेंगे आप, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगों के समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र में लिख लिए, किसी रेखीय प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगों के समान कला में कंपन करने वाली कणों को मिलाने से पृष्ठ निर्मित होता है। मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। अब देखिए बेटा, इनके हम डायग्राम बना देते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत हो गया, इससे प्रकाश किरणें लगभग आपकी किसके मुख्य यहां से ही बिंदु प्रकाश स्रोत से भी सभी दिशाओं में संचरित होती हैं, परंतु इनके सम्मुख हमारे किसके नहीं, यहां पर एक उत्तल लेंस स्थित कर देते हैं। ये उत्तल लेंस स्थित कर दिया। अब इस उत्तल लेंस से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस को इस प्रकार से स्थित करते हैं कि इसके ये फोकस पर स्थित हो जाए। ये बिंदु प्रकाश स्रोत जो एस है वो फोकस पर स्थित हो जाए। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें लगभग मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ये देखिए, ये बन गए आपके लिए समतल तरंगाग्र बन गए, समतल तरंगाग्र। तो ये आपका क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। और ये है आपके निकल से समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। अब इसके बाद में अगर एक बिंदु प्रकाश स्रोत, यहां पर बिंदु प्रकाश स्रोत ले लेते हैं जिससे सभी दिशाओं में चल रही है प्रकाश किरणें।
पहले आप इसको बना लीजिए, फिर बाद में हम आगे बनाते हैं। यहाँ पे जी जगह कम पड़ रही है, पहले इसको बना लीजिए आप लोग, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बनाते हैं। नेक्स्ट बन गया अपने समतल तरंगाग्र का चित्र। अब देखिए अब आगे हम लोग और बनाते हैं। ये था समतल तरंगाग्र का चित्र। अब देखिए गोलीय तरंगाग्र में आ जाते हैं। यहां से ये प्रकाश स्रोत किरणें चल रही हैं। ये है आपका प्रकाश स्रोत। ये आपका बन गया गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। अब इसके बाद में आ जाते हैं एक रेखीय प्रकाश स्रोत। देखिए ये रेखीय प्रकाश स्रोत हो गया। ये रेखीय प्रकाश स्रोत से चल रही है, तो ये जो आपकी लाइन खींची है ये है रेखीय प्रकाश स्रोत। और ये जो बेलन बन गया आपका नहीं, ये है बेलनाकार तरंगाग्र। ये आपका बन गया बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। तो इन चित्रों को आप बना लीजिएगा। तो बन गया होगा बेटा, देखिए इनको रफ कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब आप हेडिंग डाल लीजिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत।
तो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो देखिए आपको इसमें बता दूं कि सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या लिया था कि वैज्ञानिक हाइगेंस ने सबसे पहले बताया कि जब किसी हमारे किसी तरंग जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश स्रोत हमारे प्रकाश करने पड़ती है तो एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगिकाएं द्वितीय तरंगिकाएं कहलाती हैं। तो इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत के अनुसार में कि समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं। और इन्होंने कहा था तरंगाग्र पर अभिलंबवत खींची गई स्पर्श खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इन्होंने बताया था कि तरंगाग्र पर अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। और यहां पर हमारे किसके द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत में कार्य करते हैं। तो इसमें लिख लेंगे सबसे पहले आप लोग, फिर इसके बाद में बताते हैं। तो देखिए यहां पर लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें। तो यहां पर लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार नंबर एक जब किसी तरंग स्रोत से पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो स्रोत के चारों ओर के माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने से जो पृष्ठ निर्मित होता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट तरंगाग्र पर अभिलंबवत खींची गई रेखा। दूसरे पॉइंट में लिख रहे हैं आप तरंगाग्र पर अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत की तरह कार्य करता है।
ये द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों के चाल से, प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती है, प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। किसी समय पर, किसी समय पर इनका स्पर्श तल, किसी समय पर इनका स्पर्श तल उस समय तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए जरा, यहां पर ये ले लिया हमने, आज से कुछ कण ले लिए हमने, ये पृष्ठ है जिस पर तरंग प्रकाश स्रोत से पड़ रही है, तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करेगा। द्वितीयक स्रोत की ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये ए डबल डैश। यहां पर ये कणों को दे दिया नाम 1, यहां पर 2, 3, 4, ये हो गया आपका 5। इसके बाद में इसी को हम किसके बहुत दूर स्थित अगर खींच लेते तो ये सीधी रेखा बन जाती है आपकी, इसी के बाद में ये बन जाएगा आपका नहीं। तो ये बन गए आपके चित्र, और इन चित्रों को आप लोग बना लेंगे। फिर इसके बाद में आगे हम, तो इनको बना लीजिए बेटा जल्दी से, फिर उसके बाद में फिर हम लोग आगे इसकी बात करते हैं।
तो देखिए बेटे, आपने बना दिया होगा। तो इन चित्रों के नाम भी दे देंगे हम, यहाँ पे दे देते हैं ए और इसका नाम दे दिए चित्र बी। तो देखिए अब चित्र ए और बी में देखो, ये जो ए बी रेखा है ये ए बी और इसलिए ए बी ये प्राथमिक तरंग स्रोत है। इसके प्राथमिक तरंगाग्र है और इसके बाद में इनको स्पर्श करने वाले प्रतिबिंब, इस प्राथमिक स्रोत पर कुछ बिंदु 1 2 3 4 5 की हमने कल्पना कर ली है और इन पर हमारे इसके वृत्तों को खींच लिया। इन पर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा है ए डैश बी डैश ये द्वितीयक तरंगिकाग्र है। इनके पीछे भी अगर देखते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ भी ए डबल डैश बी डबल डैश प्लस है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो प्लस है इनको हमारा कौन सा नहीं के पीछे की दिशा में है परंतु हाइगेंस है इस सिद्धांत को स्पर्श करने वाले हम उसके पीछे वाले हमारे इसकी चीज को स्वीकार नहीं करता हाइगेंस है, तो इसलिए केवल हमारे किसके नहीं यानी ए डैश बी डैश को ही द्वितीयक तरंगाग्र माना था। तो सबसे पहले लिखिए चित्रों में ए बी एक प्राथमिक तरंगाग्र है। द्वितीय तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्राथमिक तरंगाग्र पर कुछ बिंदु 1 2 3 4 लेते हैं 30 सेकंड के बाद तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए त्रिज्या स्मॉल आर। तो देखिए त्रिज्या बराबर आपका किसके आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आपका आ जाएगा त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 4 सी गुणा समय स्मॉल टी, तो आर बराबर आ जाएगा सी टी। आर बराबर किसके आ जाएगा सी टी, ये लिख लीजिएगा। तो बिंदु 1 2 3 4 5 को केंद्र मानकर सीधी त्रिज्या के गोले खींचते हैं ये गोलीय पृष्ठ स्मॉल टी समय के बाद द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को व्यक्त करते हैं। इन सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ तल ए डैश बी डैश द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करता है। गोलों का दूसरा स्पर्श
परिवर्तन डैश पीछे की दिशा में है, परंतु हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, परंतु हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पीछे वाले स्पर्श तल को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार समतल तरंगाग्र के आगे बढ़ने की क्रिया समझाई जा सकती है, आगे बढ़ने की क्रिया समझाई जा सकती है। इसके बाद आप हेडिंग डाल लेंगे, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए समतल पृष्ठ से परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल पृष्ठ से परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल पृष्ठ से परावर्तन एवं, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समतल पृष्ठ से परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठ से परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल पृष्ठ से परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से समतल पृष्ठ द्वारा इसके परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें परावर्तन की व्याख्या। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर किसी समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, तो अब इसके बाद में डाल लेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत से समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या, ये आप टॉपिक डाल लेंगे। देखिए इसमें एक ये पृष्ठ ले लेते हैं हम, सबसे पहले कौन सा नहीं, जेड जेड डैश, जेड जेड डैश, ये एक कौन सा परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है।
देखिए जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, यहाँ पर तिरछा आपतित होता है तो तरंगाग्र का एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, तरंगाग्र का ए शिरा इसके परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है, जहां से हमारा कौन सा नहीं, तो यहाँ पर जैसे ही स्पर्श करेगा तो ये पृष्ठ से कौन सा द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरंगाग्र की चाल अगर v है तो इसी माध्यम में v चाल से नहीं किसके जैसे स्पर्श करेगा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होने लगेंगी, उत्सर्जित होने लगेंगी। यहाँ से लंबड़ा देते हैं यहाँ पर, बिंदु ए को इधर लिख देते हैं ये लंब हो गया। ठीक है, यहां से जैसे द्वितीय तरंगिका, अब जैसे जैसे तरंगाग्र के सिरा हमारे इसके परावर्तक पृष्ठ को उत्सर्जित करते जाए वैसे वैसे ही आपको द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगेंगी। द्वितीय तरंगिकाएं क्या होने लगेंगी, उत्सर्जित होने लगेंगी। अब इसके बाद में मान लीजिए तरंगाग्र को बिंदु B से A डैश तक पहुंचने में, यानी कि किसके परावर्तक पृष्ठ पहुंचने में कितना स्मॉल t समय लगता है, तो इतने ही समय में बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं कितनी vt दूरी तय कर लेती हैं, vt दूरी तय कर लेती हैं। अब यहां से देखिए द्वितीयक तरंगिका को, यहां से जाने वाले तरंगाग्र को यहां तक पहुंचा तो इसका नाम दे दिया A डैश। अब बिंदु A को केंद्र मानकर किसके VT त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, VT त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। VT त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं और उस चाप पर खींची गई स्पर्श रेखा अब देखिए यहां से ये चाप खींचा था, ये चाप खींच दिया। अब यहां से इस चाप पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु A डैश से हमारे किसके जाती हुई है और यहां से फिर से हमारे किसके एक परावर्तित तरंगाग्र जाएगी। तो यहां पर भी अविलंब डाल दीजिए आप ये, और इसका नाम था हमारा किसके A डैश, और यहां पर जो स्पर्श रेखा खींचिए B डैश, इसका नाम दे दिया। ये आपतन हमारे किसके तरंगाग्र इस बिंदु पर कोण बना रहा है I, और ये परावर्तित तरंगाग्र है तो ये कोण हो जाएगा आपका R। तो ये आपतित तरंगाग्र और ये आपका परावर्तित तरंगाग्र हो गया। तो इस चित्र को बना लीजिए आप।
ये ध्यान रखिएगा बी डैश लिखा हुआ बी डैश, और ये आपका बी है, और यहाँ पर आपका ये ए है, और यहाँ पर आपका ये ए डैश है, ये जेड और ये जेड डैश। अब देखिए इसमें सबसे पहले एक बार और देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें एक जेड जेड डैश हमने कौन सा परावर्तक पृष्ठ लिया था, एक परावर्तक पृष्ठ लिया जिसमें ए बी एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। तो तरंगाग्र का ए शिरा सर्वप्रथम हमारे किसके परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है। जैसे ही ये पृष्ठ बिंदु ए पर पहुंचेगा वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती हैं। यदि तरंगाग्र की चाल किसे v है, तरंगाग्र की चाल v है, तो अब जैसे जैसे तरंगाग्र के हमारे किसके तरंगाग्र के सिरे उत्सर्जित करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती जाएंगी। फिर बिंदु B से तरंगाग्र को बिंदु A डैश तक पहुंचने में लगा समय t समय लगता है। इतने ही समय में बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं हमारे किसके v की दूरी तय कर लेती हैं। तो बिंदु A को केंद्र मानकर v की त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। इस चाप पर बिंदु A डैश से खींची गई स्पर्श रेखा A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र AB के परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहां से देखिए आपतित तरंगाग्र ये हो गया आपका परावर्तित तरंगाग्र, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। तो ये आपके किसके परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या हो गई। और दूसरे नियम को अभी इसके दूसरे नियम को बताते हैं आपको नहीं किसके, तो इससे पहले आप इस चित्र को बना लिया होगा आपने, इसके बाद में इसकी थ्योरी लिख लीजिए, फिर दोनों नियमों की उत्पत्ति करते हैं। तो माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र की चाल स्मॉल v है। तरंगाग्र का सिरा A परावर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचता है जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती हैं। यह तरंगाग्र की चाल v से आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता जाता है तो उससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती जाती हैं। तरंगाग्र का सिरा B परावर्तक पृष्ठ के
बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, इसको जाने में लगा समय स्मॉल टी है, बिंदु ए को केंद्र मानकर V की त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, बिंदु ए डैश से इस चाप पर खींची गई स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है, अब इसके बाद में देखिए परावर्तन के नियम, इसी हेडिंग में है परावर्तन के नियम। इसमें पहला नियम, परावर्तन के दो नियम हैं, इन दोनों नियमों को इससे निकाल लें। तो यहां से लिखिए पहला नियम, आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देखिए दूसरा नियम, तो दूसरे नियम में देखिए बी ए डैश तथा ए बी डैश ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि बी ए डैश बराबर आपका आ जाएगा ए बी डैश के। क्यों बराबर हैं? क्योंकि v चाल से तरंगाग्र आपका कितने t समय में तय की गई ये दूरी है और v की त्रिज्या का चाप यहां भी लगाएगा, तो बराबर किसके आ जाएगा v t के। अब देखते हैं इसके बाद में त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश में कोण ए बी ए डैश बराबर है कोण ए बी डैश ए डैश के, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है।
अब देखिए भुजा ए डैश दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है, तो यहां से आ जाएगी भुजा ए डैश। कैसी है? उभयनिष्ठ है। और ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ होगा, ये भुजा आपस में दोनों, ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर। यहां पहले प्रूफ कर चुके हैं हम, यानी कि बी ए डैश बराबर बी ए डैश बराबर है आपका ए बी डैश के। तो देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा कॉमन है, ये कोण बराबर है, यानी दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांशम हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांशम हो गए। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज, क्या लिख देंगे? त्रिभुज कौन सा? ए बी ए डैश तथा सर्वांशम है त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। और जब दो त्रिभुज हमारे किसके आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनका प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा यहाँ पे। यहां पर लिख लीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा? बी ए डैश कोण बी ए डैश, यहां पर यानी कि ये कोण बी ए डैश बराबर होगा कोण किसके? बी डैश ए के, अर्थात आ जाएगा कोण आई बराबर है कोण आर के। तो जब कोण आई बराबर किसके हो गया? कोण आर के, तो आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। तो यहां पर लिख देंगे आता है आपतन कोण आई बराबर है आपका परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण आर। नोट हो गया होगा? तो ये इसमें लिख लेना, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। अब इसके बाद में फिर हम लोग इसके बाद में अब पढ़ेंगे किसके? अपवर्तन की व्याख्या। जैसे कि परावर्तन की व्याख्या हम लोगों ने की है, इसी प्रकार से करेंगे अपवर्तन की व्याख्या। और अपवर्तन की व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।